प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद शर्मा। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित अध्याय 10 जिसका नाम के वृत्त है कि प्रश्नावली 10.3 और प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इनको ढंग से समझेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10.3 का पहला सवाल। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 10.3 का पहला प्रश्न करते हैं कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उपनिष्ठ हैं, उपनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। हमने अलग अलग तरह से वृत्तों के जोड़े खींचने हैं, फिर हमने बताना है कि कितने बिंदु हमारे पास कॉमन होंगे यानी उपनिष्ठ होंगे। तो देखिए इस प्रकार स्थिति एक में हमने दो वृत्त लिए हैं। इन दो वृत्तों को, जो एक लाल रंग का है एक नीले रंग का है, इनको हम अब अलग से रखेंगे पहली स्थिति के अनुसार। सॉरी। तो आप देखेंगे कि हमने लाल वृत्त को नीले वृत्त के अंदर रख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो पहली स्थिति में हमारे पास कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी शून्य बिंदु उभयनिष्ठ है। तो अब स्थिति दो में हम देखेंगे, स्थिति दो में हम क्या करेंगे, इन्हीं दो वृत्तों को आपस में टच कर देंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जब इन दो लाल वृत्त को हमने नीले के अंदर रखा और इसको किनारों से टच किया तो एक बिंदु उभयनिष्ठ आया है। तो इस स्थिति में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। अब तीसरी स्थिति में हम इन दो वृत्तों को काट देते हैं, एक दूसरे को इस तरह से रखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें दो बिंदु ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो हमने बताना था कि जो हम वृत्त के जोड़े खींच रहे हैं यानी युग्म खींच रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न था, प्रश्नावली 10.3 का। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले रचना, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त पर दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचे। ये देखिए इस तरह से हमने ए बी और सी डी दो जीवाएं खींचनी हैं। अब जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक यानी ए और बी पर प्रकार रख के हमने आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और उसे काटना है ए बी को। तो जो काट के जो लंब समद्विभाजक आएगा इस तरह से, देखिए ये हमने ए बी से चाप दी, अब ए से चाप लेंगे हम। तो जब हम ए से चाप लेंगे फिर ये कट जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जितनी आप प्रकार ए से खोलेंगे उतनी ही बी से रखनी है आपने और इन्हें काटना है। पहले ए से काटेंगे और फिर बी से काटेंगे। इस तरह से हमारे पास चापे लग जाएंगी और अब इन्हें जहाँ ये कट कर रही हैं एक दूसरे को वहाँ पर इन्हें जोड़ देना है। तो ये हमारे पास देखिए ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू आ गया। इसी तरह से हमने सी डी का भी लंब समद्विभाजक खींचना है। सी पर प्रकार रखिए और आधे से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा सी डी जो जीवा है इसमें आधे से ज़्यादा प्रकार खोल दीजिए। सी से चाप लगाइए, ऊपर भी नीचे भी, और इतने ही प्रकार को हिलाना नहीं है आपने, उतने ही रहने देना है। उतनी ही चाप आप डी से लगाइए और देखिए ये सी से और डी से ऊपर लग गई है चापे। अब नीचे चापे लगा रहे हैं और ये कट कर लेंगी और फिर आप लंब समद्विभाजक आर एस खींच लीजिए। हमने लंब समद्विभाजक आर एस खींच लिया। हम देखेंगे पी क्यू और आर एस कट कर रहे हैं एक बिंदु पर। उस बिंदु को जहाँ पर पी क्यू लंब समद्विभाजक पी क्यू और आर एस काटते हैं उस बिंदु को ओ मान लीजिए। और अब बिंदु जो ये ओ आया है हमारे पास, यही दिए गए वृत्त का
केंद्र होगा। तो प्रश्न नंबर 3, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। देखिए क्या स्थिति है, दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं और दो वृत्तों के केंद्र ओ और ओ डैश है। देखिए इस तरह से ऊपर ए नीचे बी, यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने बताना है कि ए बी उभयनिष्ठ जीवा है और हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये हमने सिद्ध करना है। जो एम बिंदु आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोण ओ एम ए और कोण ओ डैश एम ए आप देखेंगे ये 90 डिग्री बनना है। ये बहुत सिंपल है, इसको कैसे किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। आप देखेंगे इसमें एम ए और एम बी ये बराबर है और इसके लिए रचना क्या करेंगे आप, केंद्र O और बिंदु O को जोड़ दें, केंद्र O और बिंदु B को भी जोड़ दें। इसी प्रकार से केंद्र O डैश और बिंदु A को जोड़ दें और केंद्र O डैश और बिंदु B को भी जोड़ दें। अब हमारे पास क्या उत्पन्न होगा, इससे त्रिभुज A O और O डैश और त्रिभुज B O O डैश में हम देखेंगे कि भुजा AO और BO ये बराबर है एक वृत्त की त्रिज्याएं। उसी प्रकार से OO डैश बराबर है OO डैश, ये कॉमन है हमारे पास इसमें। देखिए आकृति में मैं आपको इनको टिल्ट करके बता रहा हूँ। और अब बात आ रही है दूसरी भुजा O डैश A, ये बराबर होगी O डैश B के बराबर, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याएं समान होंगी। तो आप देखेंगे कि भुजा 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 यानी ट्रिपल एस नियम के द्वारा त्रिभुज ए ओ डैश सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ डैश के, यानी कोण ए ओ डैश बराबर है कोण बी ओ डैश के। तो ये हमने निकाला है अभी CPCT के द्वारा, आप जानते हैं। उसी तरह से हमने अब लिखना है कोण AOM बराबर है कोण BOM के, कोण AOM बराबर है कोण BOM के। तो ये भी हमारे पास समीकरण इसको मान लीजिए। अब त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM में अब देखिए आप, इसमें AO बराबर है BO, यानी एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। कोण AOM बराबर है कोण BOM, अभी हमने निकाला था समीकरण 1 में, और OM बराबर है OM, ये कॉमन है हमारे पास। तो हमें जो भुजा कोण भुजा नियम है उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है कि त्रिभुज AOM सर्वांगसम है त्रिभुज BOM के। अब ध्यान दीजिए आप, अब हमने यहाँ से क्या निकाला कि AM बराबर है BM। आपको पता है जब दो त्रिभुज उभय सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं बराबर हैं
AM BM। तो हमारे पास दोनों वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ होंगे, AB के समद्विभाजक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि कोण OMA और कोण OMB ये भी बराबर आ गए हैं हमारे पास संगत कोण, दो सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट थ्योरम, ये समीकरण 2 हमारे पास आ गया है। उसी तरह से कोण OMA बराबर है कोण OMB, ये समीकरण 2 हमने जो माना। अगर आप इन्हें जमा करेंगे कोण OMA और कोण OMB, तो हम देखेंगे कि रैखिक युग्म के द्वारा हमारे पास कोण 180 डिग्री का बनेगा। तो ये रैखिक युग्म के अनुसार, क्योंकि कोण OMA और कोण OMB हमने बराबर सिद्ध किए हैं समीकरण 2 में, इसलिए कोण OMA जमा कोण OMA 180 डिग्री, दो कोण OMA बराबर 180 डिग्री। हम देखेंगे कि कोण OMA 180 डिग्री बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। कोण OMA हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। और उसी प्रकार क्योंकि कोण OMA कोण OMB के बराबर है, तो कोण OMB भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। और हम देखेंगे कि OM हमारे पास लंब समद्विभाजक है AB का। तो वृत्त का केंद्र O उभयनिष्ठ जीवा AB पर लंब है, ये हमने निकाल दिया है। अब क्योंकि कोण OMA 90 डिग्री है और कोण OMA जमा O'MA यानी कोण O'MA ये भी हमारे पास 180 डिग्री है रैखिक युग्म के द्वारा। हम देखेंगे 90 डिग्री जमा कोण O'MA बराबर 180 डिग्री, और कोण O'MA बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि कोण O'MA ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। तो हम पाएंगे कि O'M भी लंब समद्विभाजक है AB पर, यानी वृत्त का केंद्र O' भी उभयनिष्ठ जीवा AB पर लंब है। तो यही हमने सिद्ध करना था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उनके केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे पहला प्रश्न, प्रश्नावली 10.4 का। ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। हमने उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है कि उभयनिष्ठ जो हमारे पास जीवा होगी उसकी लंबाई है। तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। देखिए इस तरह से 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। तो आप A से 5 सेंटीमीटर और B से 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त खींच लिए। तो दोनों वृत्त के जो बिंदु हैं जहाँ ये प्रतिच्छेद करते हैं P और Q, तो हमने ज्ञात करनी है उभयनिष्ठ जीवा PQ की लंबाई, कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, इसकी रचना देख लीजिए। केंद्र A और बिंदु P को जोड़ दें। केंद्र A और केंद्र बिंदु P को जोड़ दें जो 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से केंद्र A और बिंदु Q को जोड़ दें, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हमारे पास केंद्र A वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं, त्रिज्याएं हैं, जीवा नहीं त्रिज्याएं हैं AP और AQ। अब कहता है कि केंद्र B और बिंदु P को जोड़ दें, जो कि हमारे पास
3 सेंटीमीटर, और केंद्र भी बिंदु क्यू को जोड़ दें, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पी बी और क्यू बी हमारे पास केंद्र बी वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बहुत सिंपल है। तो हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अगर आप देखें त्रिभुज ए पी बी में, तो हमारे पास जो हम कहते हैं कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी कर्ण है यहाँ पर ए पी का वर्ग आ जाएगा, लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग जमा बी पी का वर्ग, यानी आधार जमा लंब का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है हमारे पास। तो क्योंकि हमने यहाँ निकालना क्या है, हमने उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे कि कोण ए पी बी हमारे पास 90 डिग्री है, और ये 16 जमा 9 हमारे पास 25 आ गया। 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग। त्रिभुज ए बी क्यू में भी पहले हमने त्रिभुज ए बी पी में किया, अब ए बी क्यू में भी इसी प्रकार से ए बी का वर्ग जमा बी क्यू का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग, यानी आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से कोण ए बी क्यू भी 90 डिग्री का आ गया है। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए ए पी बी भी 90 डिग्री का है, ए बी क्यू भी 90 डिग्री का, समीकरण 1 और 2 में। अब इन्हें जोड़ दीजिए, कोण ए पी बी जमा कोण ए बी क्यू को आप देखेंगे ये 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, हम पाएंगे कि इन दोनों का कोण ए बी पी जमा कोण ए बी क्यू जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। अतः पी बी क्यू एक सीधी रेखा होगी। ये हमें सिद्ध करना बहुत जरूरी था। हम ये आकृति दे के सीधे नहीं लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है 6 सेंटीमीटर होगा, बट पहले हमने ये सिद्ध किया कि पी बी क्यू एक सीधी रेखा है। तो अब पी क्यू जो है बी पी जमा बी क्यू यानी 3 पी क्यू जो है, अब इसकी लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही हमने इस प्रश्न में सिद्ध करना था। उत्तर हमारे पास पी क्यू 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। अब दिया क्या गया है, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर प्रच्छेद कर रही हैं। देखिए समान लंबाई की है, इस तरह से ए बी और सी डी बराबर हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं हमारे पास। मैं टिल्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान इसका हो जाए, यानी ये ए बी और सी डी बराबर हो जाए, ये कट कर रही हैं। माना कि दोनों समान जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई प्रतिच्छेद करती हैं। हमें सिद्ध करना है एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। और ए ई बराबर है सी ई के और बी ई बराबर है डी ई के। तो बच्चों अब इसकी रचना होगी कि केंद्र ओ से जीवा ए बी पर ओ एम लंब डाला है। ओ एम
लंब है ए बी पर। केंद्र ओ से सी डी जो है वो लंब डाला है, सी डी पर लंब डाला है ओ एन, यानी ओ एन लंब है सी डी। केंद्र ओ और बिंदु ई को जोड़ दें जहाँ ये जीवाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। सॉरी, ये हमारे पास प्रमेय 10.6 कहती है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं जो है केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब ओ एम और ओ एन ये बराबर आ जाएंगे। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज एम ओ ई और त्रिभुज एन ओ ई में कोण एम बराबर है कोण एन, दोनों 90 डिग्री के हैं। और हमारे पास जो इसके कर्ण हैं ओ ई, ये भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओ ई दोनों त्रिभुजों में ओ ई कॉमन है। और समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया था कि एम ओ जो है एन ओ के बराबर है, प्रमेय 10.6 कह रही थी। तो हमारे पास जो सर्वांग समता का एक नियम बन जाता है, RHS नियम जिसे हम कहते हैं। देखिए हमने करना क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए आप कि हमने सिद्ध करना है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेद करें तो एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। अतः हमारे पास क्या आ गया है, अब RHS नियम द्वारा त्रिभुज एम ओ ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एन ओ ई, यानी कि एम ई बराबर है हमने एन ई, ये संगत भुजाएं हैं, संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं एम ई बराबर आ गई हैं एन ई के बराबर। अब हमें देखिए, आप आकृति में भी ध्यान दीजिए, एम ई बराबर एन ई है, इसको हमने अब समीकरण 2 मान दिया। तो अब हमारे पास दिया क्या है कि ए बी और सी डी बराबर भुजाएं हैं, जीवाएं हैं, माफ कीजिए, ए बी और सी डी जो है एक वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। अगर हम दोनों को 1/2 से यानी आधे से गुणा कर दें तब भी बराबर ही रहेंगी। और हमारे पास प्रमेय 10.3 अब कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ओ एम जो है समद्विभाजित समलंब है ए बी के, और ए एम आ जाएगा हमारे पास, जो जीवा ए बी है उसकी आधा आ जाएगा ए एम, यानी ए एम बराबर 1/2 ए बी। इसी प्रकार से ओ एन लंब है सी डी पर, और सी एन हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/2 सी डी। ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल बराबर आ गई हैं। देखिए 1/2 ए बी ए एम के बराबर आया है, 1/2 सी डी सी एन के बराबर आया है, और 1/2 ए बी और 1/2 सी डी बराबर है। तो ए एम बराबर आ गया सी एन के, ये हमारे पास समीकरण 3 बन गया है। अब हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर सी एन समीकरण 3 से, और एम ई बराबर है एन ई समीकरण 2 से। समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ए एम जमा एम ई बराबर है सी एन जमा एन ई। इनको जोड़ने पर हमारे पास ए ई बराबर आ जाता है सी ई के। तो हमने जीवा के एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, ये हमने सिद्ध करते जा रहे हैं। तो ए ई अभी हमने सिद्ध किया है कि ए ई बराबर आ गया है सी ई के।
ये हमने सिद्ध कर लिए समीकरण 4 में। अब दिया था हमारे पास ABCD के बराबर है, ये समीकरण 5 मान लीजिए। तो हमने समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दिया, तो AB माइनस AE बराबर है CD माइनस CE। अब AB माइनस AE ये बराबर हो जाएगा हमारे पास BE के बराबर, और CD माइनस CE ये बराबर हो जाएगा हमारे पास DE के बराबर। तो हमारे पास BE और DE भी बराबर आ जाएंगे। तो हमने ये सिद्ध कर लिया है कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये ढंग से समझ आ गया होगा। अतः आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्यों, ताकि जब मैं नया वीडियो YouTube पर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और सभी बच्चे जो आप हैं इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते रहें। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कि जब भी हम वीडियोस देखते हैं अपने हाथ में एक कापी पेन जरूर रखा करें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन पर मैं स्ट्रेस देता हूँ उन्हें अलग से लिख लिया करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।